मिनरल न्यूट्रिशन लेक्चर नंबर 2। मेजर पार्ट हो चुका है। आपको जो मैंने मिनरल्स का चार्ट भेजा उसमें पूरा डिटेलिंग किया है। जब आप लिख लोगे when you are copying it down, as I said, don't get it xeroxed, don't take print out, read it and take out your own notes, highlighting the important points. हमारे पास समझने के लिए डिटेल वो तो पीडीएफ है ही। ओके, जब हमको लास्ट डे एग्जाम के पहले पढ़ना है, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर सम पॉइंट्स, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ मॉर्फोलॉजी, अगर एक दिन पहले आप नहीं करोगे, एग्जाम्पल नहीं पढ़ोगे, एग्जाम में पक्का रोओगे। मिनरल न्यूट्रिशन एक दिन पहले नहीं पढ़ोगे, पक्का जोर जोर से रोओगे। ओके, सो दीज आर द थिंग्स where you have to read the content one day before. Okay, so प्लांट के हार्मोन्स है, मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल है, मिनरल न्यूट्रिशन के चार्ट्स है, राइट, बायोमोलिक्यूल्स के कुछ पॉइंट है। So those are there that you have to have those points in shortcuts, some mnemonics, and read it one day before. So mineral nutrition is like that. Okay, now while doing it, I am suggesting one more method. Whatever I have suggested you कि see, अगर हम पहले 2-3 मिनरल्स ही देखते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, okay, so they are mainly required by dividing cells, right? They are required by dividing cell because they are structurally important. लेकिन उसमें भी क्या डिफरेंस है? okay, सेल डिवीजन में उनका रोल क्या है उसको कंपेयर करो। ओके, फ्लावरिंग डिले हो रहा है, फ्लावरिंग प्रोहिबिट हो रहा है, ओके, सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ कंटिन्यू हो रही है। ये जो भी क्रिटिकल पॉइंट है वो डिफरेंशिएट करके लिखो, राइट? सो दैट विल बी वन इंपॉर्टेंट थिंग। वन मोर थिंग, एज आई सेड कि इट इज नीडेड बाय मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल, यू फाइंड इट इन 3-4 न्यूट्रिएंट्स। ओके, सो अंडरलाइन इट बाय सेम कलर पेन, मतलब समझ लो सेल डिवीजन के लिए लगने वाले न्यूट्रिएंट, उसके लिए हमने रेड पेन सिलेक्ट किया। तो पूरे चार्ट में आपको जहां जहां पे सेल डिवीजन दिखता है दैट दिस न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन, अंडरलाइन इट बाय रेड पेन। अगेन देन अगर आपको देखता है इट इज रिक्वायर्ड फॉर फ्लावरिंग, अंडरलाइन इट बाय ग्रीन पेन। इफ इट कॉजेस क्लोरोसिस, अंडरलाइन इट बाय येलो स्केच पेन। नेक्रोसिस, ब्राउन पेन। ओके, सो ऐसे कलर कोड ताकि आपको पता चले कि सेम सिम्टम्स ये मिनरल देता है। तो अगर कल को ऐसा एमसीक्यू आता है, हाउ मेनी अमंग द फॉलोइंग शो क्लोरोसिस, हाउ अमंग द फॉलोइंग शो नेक्रोसिस, क्रॉनिक क्लोरोसिस, क्रॉनिक नेक्रोसिस, ओके, ऐसे कंपैरिजन में भी क्वेश्चन आएगा तो आप गड़बड़ी ना करोगे। सो प्लीज फॉलो दिस कलर कोड। व्हाटएवर पीडीएफ आई सेंट, read it nicely, understand, then make same columns, write it down in brief, and for same deficiency symptom, particularly deficiency symptom, एक deficiency symptom के लिए एक color code। ओके, ऐसे जहां जहां पे आपको सिमिलर चीजें मिलती है उसको अंडरलाइन करो, अपने आप आपके दिमाग में कंपैरिजन शुरू हो जाएगा, राइट? अपनी अवनी मैम स्टडी टिप, राइट, दैट इज द पेक्युलरिटी, राइट? हम जीडीज में तो वही करते हैं, तो वहां पे आप ध्यान देंगे। ठीक है, हंस रहे हो? थैंक यू। ओके, चलो, सो कम टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पेज नंबर 199, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। टॉक्सिसिटी, as I said yesterday, minerals are required in critical amount. Above that you get toxicity. critical amount में न्यूट्रिएंट चाहिए, उससे ज्यादा अगर प्लांट को मिल गया तो आपको टॉक्सिक सिम्टम्स मिलेंगे, उससे कम मिला तो आपको डेफिशिएंसी सिम्टम्स मिलेंगे। सो डेफिशिएंसी वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। नाउ कम टू टॉक्सिसिटी। द रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज ऑलवेज इन लो अमाउंट्स while their moderate decrease causes the deficiency symptom. Always in low amount, like micronutrients amount micro ही लगेगा, but उनकी deficiency immediately हमको symptoms देगी, and moderate increase causes toxicity. Okay, this is definition. बोर्ड के लिए जरूरी है, underline. In other words, there is a narrow range of concentration at which
the elements are optimum. That critical level, that range is narrow, which is needed by the plant, and that is ideal concentration. Any mineral iron concentration in tissue that reduce the dry weight of the tissue by 10% is considered toxicity. ये डेफिनेशन है. देखो, हमेशा बात को समझो कि डेफिशिएंसी है कि टॉक्सिसिटी है. ये आपको डायग्नोज करने में बड़ी दिक्कत जाएगी, क्योंकि सिम्टम हमेशा सिमिलर दिखेंगे, सिम्टम हमेशा कॉम्प्लिकेटेड भी रहेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल, सी, लाइक इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन डाइट, सिंपल सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, ह्यूमन डाइट की बात करते हैं. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बेबीज, किड्स, दे लव टू ड्रिंक मिल्क and they don't want to eat solid food. So in that situation, if the milk uptake increases, then the hemoglobin Hb in the blood decreases. Okay, see, it is milk की वजह से the person is not having healthy diet, so the Hb and other nutrients which are essential are less. So उसमें हमको क्या करना है? वो मिनरल्स, वो न्यूट्रिएंट ज्यादा प्रोवाइड नहीं करने हैं. जिसकी डेफिशिएंसी आपको दिख रही है वो ज्यादा प्रोवाइड नहीं करना है, आपको मिल्क कम करना है. मिल्क ज्यादा डाइट में होने की वजह से बाकी के मिनरल यूज नहीं हो रहे. आर यू गेटिंग दैट? सो ऐसी बात है, अगर आपके प्लांट में आपको दिखता है कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम डेफिशिएंसी के सिम्टम्स देख रहे हैं, तो आपने अगर a plant is showing deficiency of calcium, so take out that plant cell, grow it in laboratory, right, or hydroponics and provide more calcium. Okay, अब देखो, प्लांट को कैल्शियम नहीं है ऐसी बात नहीं है, बट उसके पास Mg ज्यादा था, इसलिए वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा था. ओके, सो कैल्शियम ज्यादा देने के बावजूद वो आर्टिफिशियली ग्रोन सेल की ग्रोथ रेट कम हो जाएगा. दैट इज व्हाट द लाइन इंडिकेट्स. ओके, व्हाट इज टॉक्सिसिटी? सम सिम्टम्स आर शोन बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ सम एलिमेंट. इफ यू प्रोवाइड दैट एलिमेंट, द ड्राई वेट डिक्रीजेस, then it is not deficiency, it is toxicity. समझ रहे हो? So I am reading it again. See, any mineral iron concentration in tissues that reduces the dry weight of tissue by about 10% is considered toxic. Such critical concentrations vary widely among different micronutrients. अलग-अलग न्यूट्रिएंट के लिए concentration, critical level, optimum level अलग-अलग होगा. The toxicity symptoms are difficult to identify. Just now we discussed it. Toxicity level for any element also vary from different plant. Many a times, excess of an element may inhibit the uptake of another element. Okay, what is general observation? That X mineral is more. Okay, X mineral is more, that is toxic, which inhibit the functioning of other element. So X कम, X ज्यादा हो गया, इसलिए Y की डेफिशिएंसी आ रही है. तो डेफिशिएंसी हमको Y की दिखेगी, तो आपको डायग्नोज करना पड़ेगा कि Y डेफिशिएंट क्यों है, बिकॉज excess of X element is there. Got it? Okay, so see, the toxicity symptoms are difficult to identify. Toxicity level for any element also vary from plant. Many a times, excess of an element may inhibit the uptake of another element. For example, the prominent symptom of manganese toxicity, मतलब प्लांट के पास मैग्नीज ज्यादा है. The prominent symptom of manganese toxicity is the appearance of brown spot surrounded by chlorotic vein. Brown spot surrounded by chlorotic vein. लीफ पे ब्राउन स्पॉट रहेंगे और वेन के पास क्लोरोसिस मतलब क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन हो जाएगा. It is important to know that manganese compete with iron and magnesium for uptake and with magnesium for binding with enzyme. Okay, so देखो, यहाँ पे मैंने
आपको बहुत सिंपल फॉर्म में लिख के दिया है. व्हाट इज दैट? Mg compete with Fe and Ca. अगर Mg ज्यादा हो गया, okay, as usual, Mg always compete with Fe and Ca. If Mg is more, Mg is causing toxicity, then Fe's uptake and binding with enzyme is inhibited. Mg ज्यादा होने की वजह से जो Fe के साथ compete करेगा किस चीज के लिए? For uptake of ion and binding it with enzyme. Right? So Mg और Fe का ये रिलेशन है. Okay, अब अगर हम Mg और कैल्शियम के बारे में सीखेंगे. Mg calcium also compete, right? Mg also compete with calcium, but it is competing with calcium for transportation. मतलब प्लांट के पास अगर Mg ज्यादा है तो कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट रुकेगा और Mg का ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, तो प्लांट को कैल्शियम नहीं मिला तो डेफिशिएंसी सिम्टम कैल्शियम के आएंगे. तो ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से लिख लो और समझ लो. सी, मैंगनीज also inhibit calcium translocation in shoot apex, right? Therefore, excess of magnesium may in fact induce deficiency of iron, magnesium and calcium. Okay, that is what is ultimately we said. Therefore, excess of magnesium in fact induces deficiency of iron, right? Then magnesium and calcium. तो मैंने यहाँ पे दो ही लिखे, तो आप यहाँ पे Mn भी लिख सकते हो. Therefore, excess of manganese may in fact induces deficiency of iron, magnesium, see here. Are you getting the sentence? Mn compete with Mg iron both for uptake, means from soil, the way of absorption or its uptake by the cell. Mn compete with Mg and Fe for uptake, and ये ब्रैकेट को समझ के लिखो, with Mg for binding with enzyme. पर्टिकुलरली मतलब अपटेक के लिए दोनों से कॉम्पीट करेगा, लेकिन पर्टिकुलरली Mg की बात अगर करते हैं तो इट इज फॉर बाइंडिंग विथ एंजाइम एंड एंजाइम एक्टिवेशन और एंजाइम वर्किंग. सेकंड, Mn also compete with calcium. If Mn is more, manganese is more, then it is competing with calcium for translocation in shoot apex. Okay, so Mn अगर प्लांट में ज्यादा है, Mn की टॉक्सिसिटी है, तो प्लांट को Mg, आयरन और कैल्शियम के वर्किंग में प्रॉब्लम आएगा. तो हमको डेफिशिएंसी दिखेंगे ये तीन एलिमेंट के, लेकिन ये तीनों एलिमेंट के डेफिशिएंसी दिखने के बाद अगर आपने तीनों एलिमेंट प्लांट को सप्लाई किए तो ड्राई वेट प्लांट की ग्रोथ और कम होगी, बिकॉज though you are providing it, it's not uptaken by the plant, it's not used by the plant because Mn is in excess, right? So your job is to not provide these three elements, but this deficiency can be removed when Mn concentration is reduced from toxic level to optimum level. Okay, so please note this point. प्लीज नोट दिस पॉइंट. ओके, इसके पहले थोड़ा यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड नहीं किया था तो अभी लिख लेना है. सो राइट डाउन दिस. ओके, सो आई रिपीट, सी हियर, मेनी अ टाइम्स excess of an element may inhibit the uptake of another element. For example, the prominent symptom of manganese toxicity is the appearance of brown spots surrounded by chlorotic veins. It is important to know that manganese compete with iron and magnesium for uptake and with magnesium for binding with enzyme. Second point, manganese also inhibit calcium translocation in shoot apices. Therefore, excess of manganese may in fact induce deficiency of iron, magnesium and calcium. Thus, what appears as a symptom of manganese toxicity may actually
be the deficiency symptom of iron, magnesium and calcium? Can this knowledge be of some importance to farmers? Okay, as I said yesterday, that if you are an agricultural consultant, okay, farmer doesn't know the things in detail. So being a person who worked with agriculture, being a person who know mineral deficiency, toxicity, you know about the plant life, then only this can be corrected and yield of the agriculture will be promoted. Okay, mechanism of absorption of element. Okay, active, passive, channel protein, facilitated diffusion. Okay, so अब ये हम सब ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा सीख चुके हैं इन रिलेशन टू वाटर. अब यहाँ पे हम मिनरल की रिलेशन में देखेंगे. सी much of the studies on mechanism of absorption of element by plant has been carried out in isolated cell, tissue or organ. When we want to study, obviously as hydroponics, then individually cells are grown, particular minerals are provided, and the way they uptake it is analyzed. These studies revealed that the process of absorption can be demarcated into two main phases. In the first phase, an initial rapid uptake of iron into a free space or outer space of the cell. Nutrients are in the soil more, less in the root. So minerals are absorbed rapidly initially, and they accumulate in intracellular gaps. Okay, so see, it is first phase, the initial rapid uptake of the iron into a free space or outer space of the cells. The apoplast is passive. Apoplast, you know, cell wall help in water absorption, and that is rapid absorption. So along with this, the minerals are also absorbed, and they are more in concentration in the intercellular gaps, that is apoplast region. In the second phase of uptake, the ions are taken in slowly into the inner space, the symplast of the cell. Then gradually they are uptaken into the cell and flow through cytoplasm and plasmodesmata. The passive movement of ion into apoplast usually occurs through non-channels. Okay, so it is just a random diffusion. There is not required of specific channel, specific protein. The transmembrane protein that function as selective pores. But when the minerals are entering into the cell, then the transmembrane protein, what is transmembrane protein? Which is extending from one end to other end. That is transmembrane protein. Transmembrane protein में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है, okay, वो ये facilitated diffusion करने में मदद करेंगे. On the other hand, the entry or exit of ions to and from the symplast requires the expenditure of metabolic energy. Okay, there are two methods, you know, active absorption, passive. If at all it is active from low concentration to its own higher concentration, then metabolic energy is required, which is an active process. The movement of ion is usually called flux. Where did you learn this word? Influx of K plus ion, efflux in transportation in plants. So metal opening closing सीखा था हमने, right? You have read the aspect of mineral nutrition uptake and translocation in chapter 11. Okay, so this is how the initial transport, minerals are uptaken in intercellular gaps, that is at apoplast, faster way, then crossing the plasma membrane, entering into the cell, symplast. For that, transmembrane protein are helping. Okay, so this is simple bottom line of this entire paragraph. Chalo. Translocation of solutes. Mineral salts are translocated through xylem along with the ascending stream of water, which is pulled up through the plant by transpirational pull. Analysis of xylem sap shows the presence of mineral salts in it. Okay, how minerals are transported? Once they are in the flow along with the water through the xylem, they are transported. And why water is uplifted against the gravity? So in transportation, we have studied there are different theories: transpiration pull theory, adhesion cohesion, root pressure. Okay, so main reason is transpiration pull. Cohesion tension theory सबसे widely accepted है. So that is the reason the minerals are uptaken along with the water. Use of radioisotopes of mineral elements also substantiate the view that they are transported through the xylem. You have already discussed the movement of water in chapter 11. So some radioactive minerals are taken in,
and the way they are traveling is a tracer technique, which will clear the conclusion, and you can draw a clear conclusion that water transporting tissues xylem help in transportation of minerals. Soils as reservoir of essential element. Okay, आप सब लोग ये पैराग्राफ के बॉटम लाइन बाजू में लिख के रखो. इसमें एमसीक्यू फ्रेम करने जैसी बात बहुत कम है. बोर्ड में पूछा जाएगा तो भी बॉटम लाइन पे आएगा. सो पेज नंबर 200 पे पहला पैराग्राफ आपने क्या लिखा? फर्स्ट रैपिड अपटेक ऑफ मिनरल्स is from soil to apoplast, that is intercellular gap. Second, from intercellular gap to cell symplast by transmembrane protein. And third point, if they are moving from less concentration to higher concentration, then it will be active uptake by using ATP. Okay, so ये पहला. इसमें सेकेंड पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे? Along with the water, minerals are uplifted by xylem because of transpiration pull. Okay, so bottom lines of the two paragraphs. Come to third one. Soil as a reservoir of essential elements. Majority of the nutrients that are essential for the growth and development of plants become available to the roots due to weathering and breakdown of the rocks. Why soil get dissolved minerals? As river flows, whatever rocks are in between from where the water is flowing, okay, those rocks are weathered off and the dissolved minerals are present or they are carried by the water current. Okay, so you must have seen the test of different water in different cities of different rivers changes. Why? The path followed by the river is different. जो जमीन से, जो रॉक से पानी गुजरता है, ट्रैवल करता है, उसकी टेस्ट वो डिसॉल्व फॉर्म या फिर वो पार्टिकल्स वो कैरी करता है, राइट? सो वो टेस्ट पानी को आती है. अलग अलग टेस्ट क्यों है? क्योंकि उसके पास अलग अलग मिनरल्स है. अलग अलग मिनरल्स क्यों है? क्योंकि वो जहां से ट्रैवल करके आया है, वो जमीन का, वो रॉक का, ओके, जमीन के अंदर से ऊपर से जहां जहां से वो फ्लो हुआ, वो पूरा कॉम्बिनेशन उसके पास है. ओके, सो दैट इज द बेसिक रीजन. This process enriches the soil with dissolved ions and inorganic salt. Since they are derived from the rock minerals, their role in plant nutrient is referred as mineral nutrition. If the nutrient is coming from soil, then it is mineral. So it is derived from rock, so it is mineral nutrition. Soil consists of wide variety of substances. Soil not only supplies mineral but also harbors nitrogen fixing bacteria, other microbes, hold water, supplies air to the roots and act as a matrix that stabilize the plant. Okay, so underline करो ये. Soil not only supplies, वहां पे ब्रैकेट करके रखो, रोल ऑफ सॉइल. सॉइल क्या क्या काम करती है? ओके, supplies minerals, its habitat for nitrogen fixing bacteria, diazotrophs, ये शब्द याद है. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, डायazotroph, nitrogen fixing bacteria, diazotroph. Third, other microbes which are required for recycling of nutrients. It hold water holding capacity. With proper aeration, supplies air to the roots and act as a matrix that stabilize the plant. Okay, it hold the plant so that the trees can balance themselves. These are the role of soil. देखिए कितना हिडन कंटेंट है, अंडरलाइन करो वहां पे. लिख लिया? चलो प्रोसीड. सी, सिंस डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल मिनरल्स अफेक्ट द क्रॉप yield, there is often a need for supplying them through fertilizers. सी, अंडरलाइन करो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, गिव रीजन में आ सकती है. व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाई एग्रीकल्चर नीड्स फर्टिलाइजर एंड नॉट द जंगल? एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर डालते हो, कंटिन्यूअस सप्लाई होता है, जंगल में नहीं डालते हो. व्हाई? सी, फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एग्रीकल्चर इज यूनिडायरेक्शनल. सॉइल टू प्लांट, प्लांट टू हेटेरोट्रॉप्स, एंड वन मोर थिंग, प्लांट टू सेल्फिश हेटेरोट्रॉप लाइक ह्यूमन. व्हाई सेल्फिश? देखो एग्रीकल्चर की यील्ड, ओके, एग्रीकल्चर में आपने पैसा डाल के वो प्लांट उगाया है, तो आप हर चीज वहां से वसूल करेंगे.
आपके खाने लायक है वो निकाल लेंगे, आप ना खा सकते हो डोमेस्टिक एनिमल को देंगे। जो बचे वाला है उसको कलेक्ट करके जलाएंगे, हम फ्यूल बोल के यूज करेंगे, बायोगैस बनाएंगे, राइट, हट्स बनाएंगे, झाड़ू पोछा करने के लिए जो कपड़े चाहिए वो बना लेंगे। सो विल डेवलप अ नंबर ऑफ इक्विपमेंट, ओके, होम, बोट्स, वॉट एवर, मेन रिसोर्स इज प्लांट। तो जो भी हम नेचर से, प्लांट से ऑब्टेन करें, दैट इज ऑल यूनिडायरेक्शनल फ्लो। सो सॉइल में से प्लांट की तरफ, प्लांट की हेटेरोट्रॉफ की तरफ, ऐसा वो फ्लो हो रहा है। जंगल में soil to plant, plant grows there, die over there, forest litter, fallen down leaves, branches decay over there, saprophytes degrade the material organic, and again the inorganic nutrients are available to the plant. So जो आपने इकोलॉजी में साइकिल सीखे, they are really cycle in natural ecosystem, but man made ecosystem में आपको ये natural cycle पूरे डिस्टर्ब मिलेंगे। Okay, that's why agriculture needs supplement of fertilizer. Okay, so एक लाइन है बट बहुत जरूरी है। See, since deficiency of essential element affect the crop yield, there is often a need for supplying them through fertilizer. Both macronutrients NPKF and micronutrients Cu, Zn, Fe, iron. आप हमको याद है ना, मैक्रोन्यूट्रिएंट जनरली वन अल्फाबेट के है, मैक्रो वेट अ सेकेंड, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जनरली सिंगल अल्फाबेट के है, उसमें दो ही, कैल्शियम एंड वन मोर, याद आ रहा है, आर मैक्रो, बाकी डबल अल्फाबेट वाले सब माइक्रो है, जुगाड़। ओके, Cu, Zn, Fe, Mn form component of fertilizers and are supplied as per need. Got it? Okay, so this is how soil acts as a reservoir of nutrients and provide it to the plant. Next part of the lesson, nitrogen cycle. आपने इकोसिस्टम, इकोलॉजी ये पार्ट में भी सीखी है। Let us revise. Even we have discussed it in 10th. Okay, अगर आप नोट करो तो अभी तक टॉक्सिसिटी, देन सम डेफिशिएंसी सिम्टम्स, इसके अलावा हाइड्रोपोनिक्स से शब्द, इसके अलावा आप कुछ नया नहीं सीख रहे हो। You have already discussed it somewhere in the syllabus. See, atmospheric nitrogen N2 form biologically inert. It won't participate in chemical reaction. It is enzyme who will activate it and bring it into chemical reaction. Okay, जैसे आप जानते हो कि CO2 के फिक्सेशन के लिए रुबिस्को, RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम चाहिए, तो CO2 केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। Otherwise, see, plant have stomata open during daytime, gases diffusion. So along with CO2, nitrogen also diffusion. You know, percentage of nitrogen is much more than CO2. Still, CO2 is used, but nitrogen is not. Why? Because plants don't have enzyme which will activate this inert gas and make it reactive and bring it into chemical reaction. Okay, so ये enzyme कौन है? Nitrogenase. ये किसके पास है? As you know, rhizobia, which is present in root nodule. When present in root nodule, rhizobia अगर soil में है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकता। फ्री लिविंग राइजोबिया नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकता। अगर वो रूट में जाएगा तो ही उसका नाइट्रोजनेज एक्टिव बनेगा और N2 के साथ कंबाइन होके N2 से हमको अमोनिया मिलेगा। So biological nitrogen fixation. Nitrogenase is not present in plant, so plant cannot go for nitrogen fixation and protein formation. Right? So plant are dependent on usable form of nitrogen because N2 doesn't participate in chemical reaction. So what are the usable forms? Usable form of nitrogen are ammonia, NO2, NO3. These three forms are usable. Okay, how we get it? N2 converted to ammonia. It may be by biological method or industrial nitrogen fixation. Ammonium fertilizers बनाते हो ना? It is like that. Okay, it may be NO2, NO3 वाले fertilizers आप बना लो. Okay, one more thing. Here you can write down. It is electric discharge द्वारा भी nitrogen fixation होता है. If you get rains with thunders and showers, in that situation,
that electric discharge will fix N2 to usable form. So along with the rainwater, it will come to soil. Along with the rainwater, it will come to soil and it will be utilized by the plant. Okay, so see, biological nitrogen fixation always use you ammonia, don't forget it. Because the enzyme nitrogenase convert N2 to ammonia and product of nitrogen fixation is ammonia formation. Right? So this ammonia is used by the plant. Usable forms are NO2, NO3 as well. But the product of biological nitrogen fixation is ammonia. Right? Okay, देखो अब अमोनिया सॉइल में है, अलग अलग रीजन से अमोनिया सॉइल में हो सकता है. ये सॉइल में जो अमोनिया है वो NO2 NO3 में कन्वर्ट हो गया, तो वो प्रोसेस को हम बोलेंगे नाइट्रिफिकेशन. राइट? दिस कैन बी ऑल्सो यूज्ड. नाइट्रिफिकेशन द्वारा जो प्रोडक्ट बने हैं दे कैन बी ऑल्सो यूज्ड बाय प्लांट, बट प्लीज टेक केयर ऑफ कलर कोड. एज आई सेड, अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन है तो अमोनिया प्लांट उठा लेंगे. बराबर? राइट? सो सी, दिस अमोनिया विच इज यूज्ड बाय द प्लांट. सो अगर हम राइजोबिया का एग्जांपल लेते हैं, देन राइजोबिया इन द रूट नोड्यूल. वन मोर एग्जांपल, यू नो अज़ोला एनाबेना. राइट? ब्लू ग्रीन alga, BGA can fix atmospheric nitrogen to ammonia. Here the enzymatic activity is nitrogenase. So by the activity of nitrogenase, plants are getting ammonia. Ammonia is uptaken by the plant and ammonia is used to produce amino acids. Okay? Now amino acids are linked together. कौन सा प्रोसेस है? ट्रांसलेशन का. So plant का DNA mRNA बनाएगा. mRNA अमाइनो एसिड का सीक्वेंस डिसाइड करेगा. अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के अनुसार प्लांट प्रोटीन्स बनेंगे. प्लांट प्रोटीन एनिमल ने खा लिए. राइट? हमने रेडीमेड प्रोटीन्स खा लिए, प्रोटीन को तोड़ दिया, फिर से अमाइनो एसिड डिग्रेड हो गए. प्रोटीन ब्रोक डाउन टू प्रोड्यूस अमाइनो एसिड्स. दोज अमाइनो एसिड्स आर रीअरेंज्ड बाय द एनिमल DNA RNA to form animal protein. Okay, so देखो, we prepare our own protein, animals prepare their own protein, but we need ready-made supply of amino acid. We cannot prepare amino acids. Right? Now we have discussed two types of amino acid, essential, non-essential. Biomolecules याद करो, हमने प्रोटीन सीखे थे. So here essential, non-essential and even there are semi-essential. Essential means they has to be there in your diet. Non-essential मतलब है तो अच्छी बात है. Essential we cannot prepare. Okay, so ये सब हमने बायोमोलिक्यूल में देखा था. So we take essential amino acids from the plant, rearrange them, prepare animal protein. Plant protein, animal protein present in the cell are either enzyme or structurally important. Okay, जैसे ही ये सेल्स मर जाएंगे, प्लांट का लाइफ है, एनिमल का लाइफ है. Once the life is over, this will be converted to decaying biomass. It will be converted to decaying biomass. Right? So this biomass is further degraded. This biomass is further degraded. Okay, and now we are focusing on protein. Biomass contain carbohydrate, fat, protein, everything. But now we are focusing on protein. So we are considering the decaying biomass protein is further oxidized by saprophytes, broken down by saprophyte, which are present in soil, and amino acids are present in soil. Amino acids are further broken down to ammonia. Okay, अब देखो कोई एनिमल वगैरह मर गया तो आपको बदबू आती है. So those gases, right, those chemicals which are present in the soil are ammonia. So देखो, this what I wrote by red pen. Okay, during degradation, during catabolic activity, proteins converted to amino acids to ammonia. The process is called ammonification. Okay, so ammonification का product भी ammonia है, nitrogen fixation का product भी ammonia है. Right? And ammonia converted to NO2 and NO3. Ammonia converted to NO2 and NO3 is nitrification. Okay, so तीन शब्द ध्यान से देखो. Atmospheric N2 to ammonia, biological nitrogen fixation. In the soil,
Ammonia may be coming from biological nitrogen fixation or ammonification. What is ammonification? Ammonification is protein to ammonia, which is catalytic activity. Biological nitrogen fixation is anabolic activity. Okay, catabolic, anabolic शब्द जानते हो? Construction, destruction. This is destructive chemical reaction. End product is ammonia. This is constructive chemical reaction. End product is ammonia. Right? So ammonia converted to NO2, NO2 to NO3 is nitrification. Usable form are all the three. Best one NO3, but product of biological nitrogen fixation is ammonia. Okay, so see, soil में अमोनिया आ गया. अब soil में ये नंबर 1 पे काम करने वाले बैक्टीरिया और नंबर 2 पे काम करने वाले बैक्टीरिया अगर है तो नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होगी, अदरवाइज अमोनिया रिलीज हो जाएगा. तो ये कौन है नंबर 1 नंबर 2 पे काम करने वाले? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर. याद है, लिख के दिया था आपको क्लास वर्क में. सो हियर आई रोट 1. ओके, 1 नंबर का बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस. इट कन्वर्ट अमोनिया टू NO3. अमोनिया टू NO2 1 पे. NO2 टू NO3 इज डन बाय नाइट्रोबैक्टर. सो यही सीक्वेंस ध्यान में रखेंगे हम. व्हाट इज दैट? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, यहाँ पे नाइट्रोबैक्टर यहाँ पे. And all the three chemicals are present in the soil. They are uptaken by the plant and this chemical reaction is initiated. Okay, so this is what is biological nitrogen fixation, or if you are preparing such chemical industrially, they are added as a fertilizer available to the plant and it will participate in nitrogen cycle. Understood, right? So come to NCERT, page number nitrogen metabolism, nitrogen cycle. Apart from carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen is the most prevalent element in living organism. Nitrogen is constituent of amino acid, protein, hormone, chlorophyll, many form of vitamin. Okay, so it is one of the important chemical. Plants compete with microbes for the limited nitrogen that is available in the soil. Okay, soil में जो nitrogen available है वो प्लांट को भी चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी चाहिए. Microbes with the limited nitrogen that is available in the soil. Thus, nitrogen is a limiting nutrient for both natural and agricultural ecosystem. So, N2 की availability कम है, usable form तो बहुत ही कम है. Nitrogen exists as two nitrogen atoms joined by a very strong triple covalent bond, that is N2. The process of conversion of N2 to ammonia is termed as nitrogen fixation. This is termed as nitrogen fixation. In nature, lightning and ultraviolet radiation provide enough energy to convert nitrogen to nitrogen oxides. Okay, NO, NO2, NO3. So it is a energy consuming process. Industrial combustion, forest fire, automotive exhaust and power generating station are also source of atmospheric nitrogen oxides. Okay, अब ये बाकी के प्रोसेस में भी NO, NO2, NO3 एटमॉस्फेयर में आ सकते हैं. Decomposition of organic nitrogen of dead plant and animal into ammonia is called ammonification. Decaying biomass का breakdown होने के बाद जो soil में ammonia आएगा, रेड पेन से जो लिखा है, that is called ammonification. Some of the ammonia volatilizes and re-enters the atmosphere, but most of it is converted into nitrite by soil bacteria in the form of following steps. Okay, so ये प्रोसेस में जो अमोनिया बनता है वो मेनली ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है जो माइक्रोब मीडिएटेड है. Okay, so look at that chemical equation. See, ammonia plus CO2, okay, giving you 2NO2 plus 2H plus 2 water molecules given out. Then 2NO2 plus O2, you get 2 molecules of NO3. So this is how the hydrogen present in ammonia is removed, oxygen is added, and you get the usable form. This process is nitrification. 1 and 2. उसको लिख लो nitrification. Okay. फर्स्ट में कौन काम करेगा? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस. सेकंड में कौन काम करेगा? नाइट्रोबैक्टर. See now. Ammonia is first oxidized to nitrite by bacteria Nitrosomonas
and or Nitrococcus. Okay, so Nitrosomonas, Nitrococcus. First step, देखो हर चीज NCERT में है. The nitrite is further oxidized to nitrate with the help of Nitrobacter. These steps are called nitrification. The nitrifying bacteria are chemoautotrophs. याद करो मैंने एग्जाम्पल लिख के दिए थे. अगर केमिकल का नाम अगर बैक्टीरिया का नाम केमिकल पे आधारित है, if name of the bacteria is based only on chemical, then it is a chemoautotroph. Right? See. The nitrate thus formed is absorbed by the plant and is transported to the leaves. In leaves, it is reduced to form ammonia that finally form the amino group of amino acids. Right? Nitrate present in the soil is also reduced to nitrogen by the process of denitrification. If at all it is not used, it will be denitrified and N2 is added in atmosphere. Okay. कुछ बुक में ये लाइन है, कुछ में नहीं है. Denitrification is carried out by bacteria, Pseudomonas denitrificans and Thiobacillus. यहाँ पे दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम, Pseudomonas denitrificans and Thiobacillus. Okay, so see, this is total nitrogen cycle. Now come to the process of nitrogen fixation. See, biological nitrogen fixation. Very few living organisms can utilize the nitrogen in form of N2. Okay. Very few. Available abundantly in the air. You know the percentage of N2 is most abundant. Only certain prokaryotic species are capable of fixing nitrogen. ये प्रोसेस करवाने की क्षमता सिर्फ few prokaryote के पास है. Only certain prokaryotes are capable to fix atmospheric nitrogen. Reduction of nitrogen to ammonia by living organism is called biological nitrogen fixation. The enzyme nitrogenase, which is capable of nitrogen reduction, is present exclusively in prokaryotes. Such microbes are called N2 fixers. Right? The process is nitrogen fixation. Microorganisms are N2 fixer. One more word I told you, diazotrophs. Now, biological nitrogen fixation, then diazotroph, and the organisms are nitrogen fixers. Right? See now, overall chemical reaction, N triple bond N, enzyme nitrogenase will convert it into ammonia. Right? So, देखो, ये process, nitrogen to ammonia, it is a process of reduction. Ammonia to NO2, NO3 is a step of oxidation. Okay? So, ऐसे अगर घुमा फिरा के क्वेश्चन आए तो हमको ध्यान में रखना है. The nitrogen fixing microbes could be free living or symbiotic. Example of free living nitrogen fixing aerobic microbe are Azotobacter and Bergeringia, while Rhodospirillum is anaerobic and Bacillus is free living. In addition, a number of cyanobacteria such as Anabaena, Nostoc are also free living nitrogen fixers. Okay, अब देखो, आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम हमने सीखा है. राइट? फोटोसिंथेसिस में हमने कीमोऑटोट्रॉप्स के नाम सीखे, इजंट इट? अब यहाँ पे हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लस नाइट्रोजन फिक्सेशन की एबिलिटी, उसमें भी दो प्रकार, सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक, ये दो प्रकार आएंगे. सो आई एम गिविंग यू अ रियली नाइस चार्ट which will explain mode of nutrition, bacteria's classification, as well as its ability to fix nitrogen, either in free living form or in symbiotic form. Okay, so that chart is very important. वो अच्छे से लिख के आप बहुत अच्छे से रटोगे. रटने की प्रोसेस आप जानते हो. पहले मेरे साथ लाउडली बात करनी है, so that names will be completely sunken in your mind. दिमाग में बैठ जाएंगे नाम, प्रोनाउंसिएशन करना आसान होगा. उसके बाद मेरे साथ बड़बड़ करने के बाद आप क्या करोगे? You will revise it, recollect it, and then you copy down without referring a book. मगअप करने के बाद बिना देखे लिख के आप उसको रिकलेक्ट करोगे. लिखना कम से कम 2 बार कंपल्सरी है. Okay, so come to examples of nitrogen fixers. This is chart of total bacteria
which are fixing atmospheric nitrogen. We call them diazotropes. Okay, पहले मैं explain कर देती हूँ, then write down the thing. Okay, see. N2 fixers, diazotropes. Symbiotically living and free living organisms. When we are dealing with symbiotically associated microbes, then Rhizobia is the first bacteria which you are studying since your school days. Rhizobia is an endosymbiont. इसके बारे में डिटेल्स अभी एनसीईआरटी में है, हम देखते हैं. It is a normal soil microorganism. It is aerobic when it is present in soil. Aerobic saprophytic. Soil में वो aerobic saprophytic बोल के अपना लाइफ जी रहा है. When it meet its host legume plant. Legume मतलब जिसका fruit legume है, मटार जैसा. Okay, so legume मतलब family Fabaceae. Okay, and all the legume producing bean, gram, groundnut are the types of fruit or type of plant producing legume fruit. So Rhizobia is host specific. It is endosymbiont, and when it is endosymbiont, then only it is fixing atmospheric nitrogen. Second one, Nostoc anabena. Okay, अब आपको हमेशा Nostoc anabena में दो प्रकार होते हैं, ये ध्यान में रखना पड़ेगा. Few Nostoc anabena species are free living and few Nostoc anabena species are symbiotically associated. So right now I am talking about those which are symbiotically associated, and they are found in Azolla, which is a aquatic pteridophyte. पानी में रहने वाला ये aquatic pteridophyte है. इसके लीफ में एक कैविटी रहेगी, ये कैविटी में Nostoc anabena endosymbiont है. Okay, and these are fixing atmospheric nitrogen. बराबर. So ये जो होस्ट है लेग्यूम प्लांट और अधोला, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शेल्टर देते हैं. इन रिटर्न द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड प्रोवाइडिंग इट टू द होस्ट. राइट, सो इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन. अजोला एनाबेना यहाँ पे ध्यान में रखो, यहाँ पे लिखेंगे आप. It is very useful in rice cultivation, paddy crop, paddy rice cultivation. Right, then Aerorhizobium and Xanthomonas, they are found in leaf nodules etc. It is out of syllabus, लेकिन आपको MCQ book में ये option मिलेंगे. So these are symbiotic diazotropes. Now come to non-symbiotic free living. Okay, they are either saprophytic heterotrophs or they are photoautotrophs. Saprophytes are again of two types. Few are aerobic, few are anaerobic. So aerobic में कौन कौन आएंगे? Azotobacter, Azomonas. Azotobacter, Azomonas, right? और anaerobic में आएंगे Bacillus clostridium. Clostridium is again not given in your book, but it is a common microorganism, so I have written it over here. Now come to photoautotrophs. उसमें कुछ unicellular है, कुछ filamentous है. यूनिसेलुलर आपके सिलेबस में नहीं है. बस यूनिसेलुलर अगर सिंगल सेल है तो एक ही सेल सब काम करता है. तो इसमें मैकेनिज्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट्स नॉट देयर, सो स्किप इट. कम टू फिलामेंटस टाइप. फिलामेंटस में आएंगे Nostoc anabena. Nostoc anabena की डायग्राम हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सीखी है. इट इज अ बीडेड स्ट्रक्चर, राइट, एंड इन दोज बीडेड स्ट्रक्चर द बिगर सेल, right, the bigger cell is having the nitrogenase enzyme. Okay, so इसको हमने नाम दिया था heterocyst. We have labeled it heterocyst, which has nitrogenase activity. Okay, अब थोड़ा यहाँ पे डिटेल में सीखेंगे. सी Nostoc anabena के ये जो नॉर्मल सेल्स है फिलामेंटस, they are having rubisco and they fix atmospheric nitrogen, right? And these cells are having PS1, PS2 both, so these are performing photolysis of water, right? They are performing CO2 fixation and oxygen is evolved in the process. But you know the activity of nitrogenase is oxygen sensitive. So ये सेल में ऑक्सीजन evolve होता है, तो यहाँ पे एरोबिक कंडीशन है. तो नाइट्रोजनेज कहाँ पे काम करता है? नाइट्रोजनेज हेटेरोसिस्ट में काम करता है. नाइट्रोजनेज हेटेरोसिस्ट में काम करता है. हेटेरोसिस्ट में नाइट्रोजनेज ऑक्सीजन फ्री कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा. अब ऑक्सीजन फ्री सिस्टम क्यों है? बिकॉज हेटेरोसिस्ट हैज ओनली PS1 एंड नो PS2.
थोड़ा फोटोसिंथेसिस याद करो. PS1, PS2 both are present. PS1, PS2 both are present. In that situation only photolysis will occur via non-cyclic. If heterocyst is lacking PS2, it has only PS1. It has only PS1. तो अगर only PS1 है तो वो फोटोलिसिस नहीं करेगा, ऑक्सीजन एवॉल्व नहीं करेगा. So heterocyst is a place where only nitrogenase activity is performed and oxygenic photosynthesis is not happening. Okay, so you are supposed to remember all these examples. Write down the chart. See, I have added two more. Aerobic heterotroph Bergeringia, anaerobic heterotroph Rhodospirallum, मिल गए ना? I have added this aerobic heterotroph Bergeringia, anaerobic heterotroph Rhodospirallum, and this one symbiotic Franklin. It forms root nodule on a non-leguminous plant, and the example of that plant is Alnus. These are given in NCERT. नहीं चाहे तो आप उसको NCERT के एडिशनल पॉइंट्स पे अंडरलाइन कर लो रेड पेन, ताकि स्टेट बोर्ड में क्या करना है और इसमें क्या करना है वो हम समझ पाएंगे. ठीक है ना? वन मोर थिंग इज देयर, ये जो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे, ऑल फैबेसी मेंबर्स, इसमें एग्जांपल है अल्फा अल्फा स्वीट क्लोवर, अल्फा अल्फा स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिसल्स, गार्डन पी, ब्रॉड बिन, clover beans. These are the names of legume plants. These are the names of legume plant. Right? आपके एग्जाम्पल का पूरा चार्ट एक बार अपडेट कर लो. यहाँ पे ये आपने नाम लिखने हैं. Now come to mechanism of nodule formation. How it is there? See, this is the legume plant's root. This is primary root. These are the secondary roots on which after infection you get the nodule knot-like structure. How the nodules are formed? Let us see. Rhizobia, which is a bacteria, it is inactive form. Rhizobia bacteria, it is a inactive form of bacteria. इसके हमने प्रॉपर्टीज क्या बोले? इट इज एरोबिक, सैप्रोफाइटिक, नॉन मोटाइल इनिशियली. ओके, अब ये प्रॉपर्टीज आपको पूछेंगे. इट इज राइजोबिया, अलग अलग स्पीसीज के नाम भी आएंगे डिपेंडिंग ऑन द होस्ट. राइजोबिया लेग्यूमिनोस्पर्मम, राइजोबिया ट्राइफोली. आपको नहीं है, पहले थे तो आपने इस पे ध्यान देना नहीं है. ओके, दे आर होस्ट स्पेसिफिक. सो राइजोबिया इन द सॉइल, दे आर normally aerobic saprophytic microorganism growing. When they come in contact with legume root, the legume root produces a chemical called lecithin. Legume root produces a chemical called lecithin, and that lecithin attracts the bacteria. Lecithin attracts the bacteria, and bacteria goes into the root, and entry is via tip, and it reaches to cortical cell. So the microorganism Rhizobia, after finding out the host, sensing the lecithin, it will enter through root hair cells tip, because here the cell wall is thin. So Rhizobia entered in, form a infection thread. देखो ये डायग्राम में मैंने और मैग्निफाइड व्यू बताया. इट विल गो इन एपिडर्मल सेल, कॉर्टिकल सेल, इनर कॉर्टेक्स एंड द पेरिसाइकल. उसके अंदर वेस्कुलर बंडल आएंगे. लेयर हमने लर्न किए हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम, पिथ. राइट? सो इट विल गो इन हियर
and this become active, that is bacteroid form. That is the active form, bacteroid. Okay, so this bacteroid form which entered in will go to inner cortex, pericycle, and there it induces cell division. It induces cell division of cortical cell as well as the pericycle cell, and because of rapid growth it causes nodule formation. Right? Now this nodule is aggregation of cortical cells, and here the bacterial colony which is situated here is covered by a chemical called leg hemoglobin. Covered by a chemical called leg hemoglobin. This leg hemoglobin is a chemical which is oxygen scavenger. Okay, so ठीक से सुनो. टोटल कंडीशन एरोबिक है, एयर डिफ्यूज होगी अंदर, ओके, यहाँ तक जाएगी, इंटरसेल्यूलर गैप में से जाएगी. ओके, ये सेल डिवाइड हो रहा है, नोड्यूल बन गया. बैक्टीरियल कॉलोनी के अराउंड ये ग्रीन कलर का लेग हीमोग्लोबिन होगा. इट विल बाइंड टू ऑक्सीजन. It will bind to oxygen, and that's why the inner environment is anaerobic. बैक्टीरियल कॉलोनी को लेग हीमोग्लोबिन की वजह से अनएरोबिक एनवायरनमेंट मिलेगा. ये अनएरोबिक एनवायरनमेंट की वजह से ये जो अंदर का राइजोबिया है, ये राइजोबिया ऑक्सीजन के एब्सेंस में अनएरोबिक रेस्पिरेशन करके नाइट्रोजनेज की एक्टिविटी इनिशिएट करेगा. सो लेग हीमोग्लोबिन इज प्रोवाइडिंग O2 free condition, and in O2 free condition the N2 is converted to ammonia in presence of enzyme nitrogenase. Right? So this is how it is shown. One point I am supposed to highlight is that when the infection is caused, then this root hair is curved. After forming infection thread, the root hair is curved. Right? So curvature indicates the root is infected. Okay, so this is the entire process. Now physiological reactions are given. Okay, so let us read NCERT. See, I'm on page number 202. Uproot any one plant of common pulse just before flowering. You will see near spherical outgrowth on the roots. These are nodules. If you cut through them, you will notice that the central portion is red or pink. What makes the nodule pink? This is due to presence of leg hemoglobin or leguminous hemoglobin or leg hemoglobin. Okay, ये जो मैंने यहाँ पे बताया है ये, it is pink red in color. Okay, hemoglobin आप जानते हो ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता रखता है. Nodule formation. Nodule formation involve a sequence of multiple interactions between rhizome and root of the host plant. Principal stages in the nodule formation are summarized as follows. Chemical reaction कैसे होगा? Rhizobia multiply and colonize the surrounding of the root and get attached to epidermal and root hair cell. The root hair curl, okay, ये curve हो जाएगा, and the bacteria invade the root hair. An infection thread is produced carrying the bacteria into the cortex of the root, where they initiate the nodule formation. Okay, in the cortical region, in the pericycle region, it will form cell division and root nodule initiation. Nodule formation in cortex of the root. Then the bacteria are released from the thread into the cells, which lead to the differentiation of specialized nitrogen fixing cells. The nodule form thus established a direct vascular connection with the host for exchange of nutrients. So ये यहाँ पे पेरिसाइकिल में ग्रोथ हो रहा है, तो बाजू में जाइलम फ्लोएम है, अभी मैंने कहा वहां से वो डायरेक्टली फूड लेगा, बैक्टीरिया को फूड मिलेगा, नरिशमेंट मिलेगी,
बैक्टीरिया को अनेरोबिक कंडीशन मिलेगी, तो नाइट्रोजनेज की एक्टिविटी होके ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। The nodule thus formed established the direct vascular connection with the host for exchange of nutrients. This event are deciphered in the figure. The nodule contain all the necessary biochemical components such as enzyme nitrogenase, leg hemoglobin. The enzyme nitrogenase is a MOFP protein, molybdenum iron protein. So ये बनने के लिए molybdenum लगता है। Are you getting that? हमने mineral nutrition के starting पे इसमें देखा था। Okay, molybdenum protein and catalyzes the conversion of atmospheric nitrogen to ammonia. The first stable product of nitrogen fixation. The first product of nitrogen fixation is the shown in reaction. देखो N2 plus 8 electron plus 8 hydrogen plus 16 ATP gives you 2 ammonia. So देखो 2 अमोनिया के लिए 16 ATP लगेंगे, तो एक के लिए हमको 8 ATP लगने हैं। तो ध्यान में रखें, एक N2 हमको 2 अमोनिया देगा, एंड फॉर फिक्सेशन ऑफ 1 N2 16 ATP, and for formation of 1 ammonia it is 8 ATP are required. The enzyme nitrogenase is highly sensitive to the molecular oxygen. It requires anaerobic condition. The nodule have adaptations that ensure that enzyme is protected from the oxygen. To protect this enzyme, the nodule contain an oxygen scavenger called leg hemoglobin. It is interesting to note that these microbes live in aerobic under free living condition. ये जब सॉइल में है तो एरोबिक है, रूट नोड्यूल में गया अनेरोबिकली रेस्पायर करेगा। Under free living condition where nitrogenase is not operational, but during nitrogen fixing event they become anaerobic, thus protecting the nitrogenase enzyme. You must have noticed in the above reaction that ammonia synthesis by nitrogenase requires ATP. अब देखो ये स्क्वायर कलर का नाइट्रोजनेज है, इसको 2 एक्टिव साइट है, यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N2 बाइंड हो गया, पहले 2 हाइड्रोजन आए, राइट, तो हमको NH मिला, फिर 2 हाइड्रोजन आए तो NH2 मिला, फिर हाइड्रोजन आए तो NH3 केमिकल बन गए, तो एंजाइम सेट फ्री एंड यू गेट 2 अमोनिया फिक्स्ड। क्लियर, राइट? सो दिस इज व्हाट इज एक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजनेज। सी नाउ नेक्स्ट वन, fate of ammonia. At physiological pH, the ammonia is protanded to form ammonium ion. While most of the plant can assimilate nitrate as well as ammonium ion, the latter is quite toxic to the plant. Ammonium ions are toxic to the plant and hence cannot be accumulated in them. You have studied even in our excretory system that we don't deal with ammonia, will readily convert into less toxic chemical. Let us now see how ammonia is used to synthesize amino acid in the plant. There are 2 main ways in the formation which takes place. See, reductive amination. In this process, ammonia react with alpha ketoglutarate acid, कहाँ पे पढ़ा था नाम, respiration, right, and form glutamic acid as indicated in the equation given below. Now chemistry you know better, alpha ketoglutarate plus ammonium ion plus NADPH, enzyme glutamate dehydrogenase, you get glutamic acid which is a amino acid. Second method is transamination. It involves the transfer of amino group from one amino acid to another keto group of keto acid. Glutamic acid is the main amino acid from which transfer of NH2, the amino group takes place. नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमेशा पहले ग्लूटामिक एसिड बनेगा। ग्लूटामिक एसिड के बनने की वजह से बाकी के अमाइनो एसिड बनना बहुत आसान है। So that is a principle one which can go for amination and formation of variety of amino acids. The enzyme transaminase catalyzes all such reactions. For example, amino donor, amino acceptor. ठीक है, देखो आप ये केमिकल रिएक्शन जानते हो, अमाइनो एसिड का जनरल फॉर्मूला जानते हो, राइट? तो यहाँ पे एक अमाइनो एसिड ने अमाइनो ग्रुप दे दिया तो दूसरा अमाइनो एसिड का प्रकार बनेगा। The 2 most important amides, asparagine and glutamine, found in the plant are structural part of the protein. They are formed from 2 amino acids, namely aspartic acid, glutamic acid.
एस्पेरेटिक एसिड से एस्पेरजिन मिलेगा, ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामाइन मिलेगा respectively. By addition of another amino group to each, the hydroxyl part of the acid is replaced by another NH2 radical. Since amide contain more nitrogen than the amino acid, they are transported to other part of the plant via xylem vessel. In addition with the transpiration stream, the nodule of the some plant soybean export the fixed nitrogen as urides. These compounds also have a particular high nitrogen to carbon ratio. Okay, अब ये पूरा केमिस्ट्री की बात है. केमिस्ट्री में आपने अलग अलग केमिकल सीखे होंगे. Okay, so go through it. If at all you are having any doubt with reference to chemical reaction, you need help of your chemistry teacher, right? Okay, so use your knowledge of chemistry over here. So here that रट्टा lesson is over. Example पे ध्यान दो, maximum question example पे पूछे जाएंगे.